अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो है लंपी स्किन डिजीज़ LSD। लंपी स्किन डिजीज़ है क्या? इसे लंपी स्किन डिजीज़ क्यों बोलते हैं? क्योंकि स्किन पे इस डिजीज़ की वजह से छोटे छोटे नोड्यूल्स या लंप्स क्रिएट होते हैं, जिस वजह से इस डिजीज़ का नाम पड़ा है लंपी स्किन डिजीज़। ये डिजीज़ जो है ये सबसे पहले ज़ैम्बिया, जो कि एक अफ्रीकन कंट्री है, 1929 में इस पर्टिकुलर डिजीज़ को रिकॉर्ड किया गया। इसके बाद अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में ये 2019 में, अगस्त 2019 में उड़ीसा में रिकॉर्ड किया गया। और 2019 में ही गुजरात से एक एनिमल के अंदर इस पर्टिकुलर वायरस को आइसोलेट किया गया। यानी ये डिजीज़ हिंदुस्तान में, इंडिया में 2019 में रिकॉर्ड की गई। हमारे कश्मीर में इसका पहला केस जो आया वो आया था 2022। नाउ व्हाट इज दिस LSD? व्हाट इज द causative एजेंट ऑफ लंपी स्किन डिजीज? द causative एजेंट ऑफ लंपी स्किन डिजीज इज ए वायरस, जिस वायरस को हम कैप्रीपॉक्स वायरस और कभी कभी इसको नीथलिंग वायरस भी बोलते हैं। ये वायरस क्या करता है? दिस वायरस एंटर्स द बॉडी ऑफ होस्ट। ये होस्ट कोई भी हो सकता है, काफ हो सकता है, गाय हो सकती है, पॉक्स हो सकता है। तो कैसे? बाय वेक्टर, यानी ये बीमारी डायरेक्टली, ये वायरस डायरेक्टली एक एनिमल से दूसरे एनिमल तक नहीं जाएगा। ये कैसे जाएगा? इसके लिए इसको एक सवारी चाहिए, एक वेक्टर चाहिए, जिनको हम बोलते हैं फ्लाइज, मॉस्किटोज। और लिटरेचर ये भी बोलता है कि ये जो बीमारी है ये कॉन्टैक्ट से भी फैलती है। दिस मीन्स जस्ट स्पोरोडिक डिजीज। When it transmits from one animal to another animal, that means we can say that it's a contagious disease. Sometimes it can transmit through contact or saliva, ocular, nasal डिस्चार्ज से भी ये, या फोमाइटिस से भी फैल सकता है। प्लासेंटा, यानी इसका एक वर्टिकल ट्रांसमिशन भी है, यानी ये एनिमल से काफ तक भी चला जाता है। कैसे? विया प्लासेंटा। ये वायरस जो है ये मिल्क में भी प्रेजेंट होता है। सो अगर एक काफ सकल करता है, दैट मीन्स दिस डिजीज कैन आल्सो ट्रांसमिट विया सकलिंग। अब ये वायरस कैसे बॉडी में चला जाता है? अब एक वेक्टर ने वायरस लाया, उसके बाद इंजेक्ट किया इनटू द होस्ट बॉडी। वेक्टर और कंटैक्ट और विया सलाइवा और विया नेजल डिस्चार्ज, ओक्यूलर डिस्चार्ज, वाजिनल डिस्चार्ज, किसी भी डिस्चार्ज से ये एनिमल तक, एक एनिमल से दूसरे एनिमल तक पहुंच सकता है। तो वेक्टर ने इस वायरस को, LSDV वायरस को कहाँ लाया? ब्लड में। ब्लड के बाद ये मल्टीप्लाई करता है इनसाइड द कैपिलरीज बिलो स्किन। ये जो कैपिलरीज होती है, छोटी छोटी कैपिलरीज, तो ये इनमें मल्टीप्लाई करता है। हमें पता है जहाँ पे भी वायरस होगा तो वहाँ पे इम्यून रिएक्शन होगा, तो यहाँ पे इम्यून रिएक्शन होता है, और इम्यून रिएक्शन की वजह से यहाँ पे इन्फ्लामेशन होती है। जब इन्फ्लामेशन होगी तो यहाँ पे जनरेशन ऑफ क्यूटेनियस नोड्यूल्स, तो यहाँ पे नोड्यूल्स बनते हैं। और ये नोड्यूल्स जो होते हैं ये राउंड होते हैं, सर्कमस्क्राइब्ड होते हैं, रेज्ड होते हैं, फर्म होते हैं, और इनका डायमीटर जो होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट डायमीटर इज अबाउट 0.5 to 5 सेंटीमीटर। अब हम इन क्यूटेनियस नोड्यूल्स या लंप्स को काटे, इफ वी कट द नोड्यूल्स और लंप्स, तो इनका जो कलर होता है अंदर से वो होता है, जो होता है वो डल एंड पिंकिश ग्रे होता है। और इनमें LSDV, लंपी स्किन डिजीज वायरस प्रेजेंट होता है, जिसे हम बोलते हैं कैप्रीपॉक्स वायरस। तो अगर अब हम सिम्टम्स पे आए तो सबसे पहला सिम्टम जो होता है वो होता है फीवर। तो इसमें हाई ग्रेड फीवर रहता है, 104 to 106 to 7 डिग्री फ़ारेनहाइट रहता है इसमें फीवर।
हाई ग्रेड फीवर के साथ आपको क्या मिलेगा, आपको बॉडी पे क्यूटेनियस नोड्यूल्स मिलेंगे। तो कभी कभी इन क्यूटेनियस नोड्यूल्स में इतनी मल्टीप्लिकेशन होती है कि ये नेक्रोसिस या नेक्रोटिक बन जाते हैं, नेक्रोटिक, और इनसे पस निकलता है। तो एक और सिम्टम इनमें आता है, दैट इज डिस्चार्ज। यू कैन ऑब्जर्व डिस्चार्ज फ्रॉम, ओक्यूलर डिस्चार्ज होगा, नेजल डिस्चार्ज होगा, सलाइवेशन होगी, हाइपर सलाइवेशन, ड्रूलिंग होगी, सलाइवा ड्रूल्स इन दिस पर्टिकुलर डिजीज। तो और क्या होता है इसमें, एक तो डिस्चार्ज होगा, एक तो बॉडी पे क्यूटेनियस नोड्यूल्स क्रिएट हो जाएंगे, फीवर, हाई ग्रेड फीवर रहेगा, और कभी कभी इसमें होता है जॉइंट्स जो होते हैं वो स्वोलन बन जाते हैं, यानी उनमें इन्फ्लेमेशन होती है, खासकर नी के जो जॉइंट होते हैं। एडिमा क्रिएशन, डेवलप एडिमा हो सकता है, सिक्रोटम एडिमा हो सकता है, नेक पे एडिमा हो सकता है। तो बॉडी पे ये जो स्किन होती है दैट स्लफ्स ऑफ, और ये एडिमा जो होता है ये परसिस्टेंट रहता है। और एक बात इसमें होती है, दैट इज जो लिफ नोड्स है, तो ये वायरस जो है ये ट्रांसमिट, ब्लड से ट्रांसमिट करके लिफ में आ जाता है। तो लिफ में जो सेल्स होती है ये इन सेल्स को बर्स्ट करता है, और हमें पता है, और यहाँ पे जो इम्यून सेल्स होते हैं जब वो बर्स्ट होंगे तो वहाँ पे भी इन्फ्लामेशन होगी, और जो लिफ नोड्स हैं उनमें सूजन आएगी। तो जो प्रीस्कैपुलर लिफ नोड्स और बाकी जगहों पे भी जो लिफ नोड्स होते हैं उनमें भी इन्फ्लामेशन आ जाती है। सो लिफ नोड्स गेट्स इन्वॉल्व्ड। एंड सो हमने क्या क्या पढ़ा, हमने बोला इस पर्टिकुलर डिजीज में फीवर होता है 104 से 106 से 107 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। बॉडी पे क्यूटेनियस नोड्यूल्स होते हैं, ये नोड्यूल्स कभी कभी इतने इन्फिल्ट्रेट हो जाते हैं कि इनमें नेक्रोसिस हो जाती है, और नेक्रोसिस की वजह से इनमें डिस्चार्ज या पस होता है। और कहाँ कहाँ पे डिस्चार्ज होता है, और आँख से पानी बहता है, नाक से पानी बहता है, मुंह से पानी बहता है, और मुंह पे भी कभी कभी ये पर्टिकुलर नोड्यूल्स बनेंगे। स्वोलन जॉइंट्स, नी पे ज़्यादा तो ये इन्फ्लामेशन आ जाती है। परसिस्टेंट एडिमा रहता है, डेवलप एडिमा हो सकता है, नेक पे एडिमा हो सकता है, सिक्रोटम एडिमा हो सकता है, और ये आसानी से ये एडिमा नहीं जाता है। तो कभी कभी ये वायरस जो होता है ये इन्फिल्ट्रेट करता है लिफ पे, और लिफ नोड्स को इन्वॉल्व करता है, और वहाँ पे इन्फ्लामेशन ऑफ लिफ नोड्स होती है। तो ये लिफ का भी इन्वॉल्वमेंट इस पर्टिकुलर डिजीज में होता है। एक और बात, इस डिजीज में जो म्यूकस मेम्ब्रेन होते हैं, उन म्यूकस मेम्ब्रेन में भी ये क्यूटेनियस नोड्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ दिस लंग्स पे भी होते हैं, जिसकी वजह से कभी कभी निमोनिया हो जाता है, या जो टीथ होता है उस टीथ के अंदर जो म्यूकस मेम्ब्रेन रहता है तो उस पर भी ये क्यूटेनियस नोड्यूल्स डेवलप होते हैं। और जब एक मिलकर इस पर्टिकुलर यहाँ से दूध खींचता है, दूध निकालता है, तो ये बर्स्ट हो जाती है, और यहाँ से दूध में भी वायरस आ सकता है। तो हमें चाहिए कि हमें दूध जो है उसको उबाल कर पीना चाहिए, हमें दूध जो है उसको उबालना चाहिए और उसके बाद पीना चाहिए। अभी तक जो है ह्यूमंस में इस पर्टिकुलर वायरस का जो है कोई सिम्टम नहीं पाया गया। सो दैट मीन्स कि ये एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसमिशन इसकी नहीं है, कोई भी सिम्टम अभी तक कहीं पे नहीं मिला है। सो हम कह सकते हैं कि इट इज़ नॉट ज़ूनोटिक डिजीज। तो अब एक बात रहती है, वो ये है कि हम इसको कंट्रोल कैसे करें, हाउ टू कम्बैट LSDV, कम्बैटिंग LSDV कैसे कम्बैट कर सकते हैं। सबसे पहले हमें इन्फेक्टेड एनिमल को आइसोलेशन, हमें एक इन्फेक्टेड एनिमल को आइसोलेट करना है, और उस प्रेमाइसिस को हमें डिसइंफेक्ट करना है, इंसेक्टिसाइड स्प्रे वहाँ पे लगानी है, ताकि जो वहाँ पे वो फ्लाइज होंगे, मस्किटोज होंगे, या आर्थ्रोपोड का कोई भी स्पीशी होगा तो वो मर जाए, जिसकी वजह से ये एनिमल ट्रांसमिशन थोड़ी इस वायरस की रुक जाए। दूसरा है प्रोफाइलैक्टिक वैक्सीनेशन। प्रोफाइलैक्टिक वैक्सीनेशन, अगर हम गोट पॉक्स का जो वैक्सीन आता है वो लगाएंगे तो उससे भी इम्यूनाइजेशन हो सकती है। और तीसरी बात यह है कि अक्सर हम गांव में देखते हैं कि वहाँ पे एनिमल को हर्ड में कहाँ पे लिया जाता है, पास्चर पे लिया जाता है, या किसी माउंटेन पे जो पास्चर होती है वहाँ पे लिया जाता है। तो हमें एनिमल को बंद रखना चाहिए अपने प्रेमाइसेस में, ताकि जो इन्फेक्टेड एनिमल है या जो अफेक्ट हो गए हैं इस LSDV से, वो इसको ट्रांसमिट ना कर पाए एक हेल्दी एनिमल तक। ठीक है। सो थर्ड इज रेस्ट्रिक्टिंग एनिमल मूवमेंट, रेस्ट्रिक्टिंग एनिमल मूवमेंट। और एक बात जो फील्ड में अक्सर इसकी प्रॉब्लम रहती है वो ये है कि हम नीडल्स का, इन्फेक्टेड नीडल्स,
अगर हम किसी पर्टिकुलर एनिमल जो कि LSDV से मुतासिर था, अगर हमने उसको इलाज किया, ट्रीट किया, तो अगर हम वही नीडल किसी दूसरे एनिमल को लगाएंगे तो उस नीडल से भी ये पर्टिकुलर डिजीज जो है ट्रांसमिट हो सकती है। सो हमें इन्फेक्टेड नीडल्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बार बार नीडल्स को बदलना चाहिए, ताकि हम इस पर्टिकुलर डिजीज को इनिशियल स्टेज पे ही कम्बैट कर पाए, रोक पाए। और पांचवी चीज जो है वो ये है कि अवेयरनेस। ये एक फार्मर को अवेयर करना है कि इस डिजीज के सिम्टम्स क्या है, कितनी खतरनाक ये डिजीज है। इसमें मिल्क प्रोडक्शन तकरीबन ड्रास्टिकली फॉल होता है, और अगर इन सिम्टम्स से हम एक पर्टिकुलर फार्मर को अवेयर कर पाए तो वो अपने एनिमल्स को रेस्ट्रिक्ट करेगा एक ही जगह पे, जिसकी वजह से ये डिजीज को कम्बैट करने में हमें आसानी होगी। द सिक्स्थ थिंग इज दैट नाउ व्हाट इज अ ट्रीटमेंट, एज इट इज अ वायरल डिजीज देयर इज नो ट्रीटमेंट फॉर दिस डिजीज सो फार। सिर्फ हम प्रोफाइलैक्टिक वैक्सीन से इस पर्टिकुलर डिजीज को तकरीबन रोक सकते हैं। अब अगर किसी पर्टिकुलर एनिमल में सिम्टम है, अगर किसी वेरी माइल्ड सिम्टम्स, इसमें सिर्फ क्यूटेनियस में एक्चुअली ये एक यूनिवर्सिटी की गाइडलाइन है, उसी गाइडलाइन को मैं यहाँ पे दर्शाना चाहूँगा। वेरी माइल्ड सिम्टम्स मतलब उसमें फीवर नहीं है, फीवर नो फीवर, बट उसमें क्यूटेनियस नोड्यूल्स है, तो इसमें ट्रीटमेंट की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, अगर किसी में माइल्ड सिम्टम्स हैं लाइक फीवर, उसमें फीवर है और क्यूटेनियस नोड्यूल्स है बस, तो यहाँ पे हम काम कर सकते हैं, यहाँ पे हम एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कर सकते हैं 3 दिन तक 5 दिन तक। तो एंटीबायोटिक में मेलॉक्सिकैम पैरास्टामोल आता है, तो मेलॉक्सिकैम पैरास्टामोल का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और विटामिन C और B कम्प्लेक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर किसी पर्टिकुलर एनिमल में फीवर है, क्यूटेनियस नोड्यूल्स है और इनहिबिटेंस है, तो वहाँ पे फिर हम एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करेंगे। एंटीबायोटिक में कौन कौन से हैं, सल्फा ड्रग्स आते हैं, पोटेंशिएटेड सल्फा ड्रग्स और ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, पेनिसिलिन एटसेट्रा, वो एंटीबायोटिक्स हम इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लस विटामिन C का इस्तेमाल कर सकते हैं, B कॉम्प्लेक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, और फ्लूइड थेरेपी और एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एक केस आता है, उस केस में क्या होते हैं, ये रेज्ड नोड्यूल्स जो होते हैं, रेज्ड नोड्यूल्स जो होते हैं, ये रेज्ड नोड्यूल्स नेक्रोसिस कहते हैं। नेक्रोसिस मीनिंग इसमें पस होता है, तो वहाँ पे एक एंटीबायोटिक ये जो होता है, स्प्रे जो होता है, वॉशिंग जो होती है, ड्रेसिंग जो होती है इस पर्टिकुलर नोड्यूल्स की, वो होनी चाहिए। फिर कुछ अच्छे एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करना चाहिए, और विटामिन C के साथ B कॉम्प्लेक्स का भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं। एक और केस आता है इसमें, जिस केस में हम देखते हैं रेस्पिरेटरी, वाया रेस्पिरेटरी ट्रैक इज इन्वॉल्व। जब रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्वॉल्व होगा तो यहाँ पे हमें डिफरेंट एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल करने के, लाइक ज़ाइरोफर, सेफ्टियोपर सोडियम का हमें इस्तेमाल करना, यानी वो ड्रग्स जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के इन्फेक्शन में बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस LSDV. I will recapitulate